today we are going to start with the alteration of memorandum. तो मेमोरेंडम का जो क्लॉज का इफेक्ट हमने देखा था कि तकरीबन 6 क्लॉज होते हैं। 6 क्लॉजेस में कहीं कोई ना कोई ऐसी बेसिक इंफॉर्मेशन, क्योंकि मेमोरेंडम इज व्हाट द चार्टर्ड ऑफ द कंपनी, कि जिसके बेसिस पे, जिस पिलर्स पे कंपनी पूरी अपनी खड़ी है, उस चीज को हम मेमोरेंडम और एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोल रहे हैं। तो वहां पे मेमोरेंडम के जो 6 क्लॉज है वो बहुत ही क्रिटिकल होते हैं। जैसे कैपिटल है, रजिस्टर्ड ऑफिस है, 1% कंपनी के लिए उनका नाम है, राइट, उसके लिए लायबिलिटी की बात है, उसका कंपनी का नाम है वगैरह, जैसे जो क्लॉजेस है उन क्लॉजेस के ऊपर हमारा बहुत ही अच्छा फोकस रहना चाहिए एट द टाइम ऑफ ड्राफ्टिंग ऑफ मेमोरेंडम। बट फ्रेंड्स, जिंदगी है, जिंदगी में कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो चेंज होगा ही। एवरीथिंग is not able to go as we had decided or as we had expected. कुछ ना कुछ चेंज आने वाला है। तो यहाँ पे कंपनी के केसेस में कि कई बार ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं कोई चेंज आने वाला है। से फॉर एग्जांपल कि हमने एक कंपनी रजिस्टर कर दी। अब कंपनी रजिस्टर करी, उस टाइम हमने सोचा था कि कंपनी के लिए एक्सपेक्टेड कैपिटल का फ्लो हमारे लिए चाहिए अराउंड, ले लेते हैं कि कुछ 10 लाख रुपए। अब कंपनी इज गोइंग वेल, कंपनी अच्छी जा रही है, 2-3 साल गए, 4 साल गए, 6 साल हो गए। अब लगता है कि नहीं भाई, हमें एडिशनल कैपिटल चाहिए। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास देखिए लिमिटेशन आ जाती है मेमोरेंडम के थ्रू। देखिए यहाँ पे एक बेसिक एग्जांपल हम लेते हैं। अगर किसी कंपनी ने अपने मेमोरेंडम के थ्रू ये बताया कि मेरी ऑथोराइज्ड कैपिटल, व्हाट ऑथोराइज्ड कैपिटल मान लेते हैं 10 लाख रुपए है, तो इस ऑथोराइज्ड कैपिटल के बारे में इनका एक लिमिटेशन आ गया है कि किसी भी हाल में कंपनी अपने प्रोजेक्ट के लिए, अपने फंडिंग के लिए 10 लाख से ज्यादा मार्केट से, यानी कि बाय द मींस ऑफ शेयर होल्डर, वो 10 लाख से ज्यादा पैसे नहीं ले सकता, राइट। तो कंपनी ने 10 लाख रुपए के शेयर इश्यू भी कर दिए। ओके, इश्यू एंड पेड अप, इश्यू भी हो गया, पेड अप भी हो गया, अच्छी बात है। चलिए, अब हो रहा है क्या कि कंपनी का एक्सपांशन हो रहा है, ग्रोथ है, ग्रोथ है, कंपनी का एक्सपांशन हो रहा है। एक्सपांशन के लिए और पैसे लगते हैं, तो जाहिर सी बात है। तो यहां पे अगर असेट्स बढ़ती है एक्सपांशन से, तो ऑब्वियसली लायबिलिटी साइड में कुछ ना कुछ तो बढ़ना है। आइदर प्रॉफिट बढ़ेगा या रिजर्व बढ़ेगी या तो फिर फ्रेंड्स लायबिलिटी बढ़ेगी, राइट। तो यहां पे मान लेते हैं कि एडिशनल जो हमारे पास, मान लेते हैं कि कोई एक फैक्ट्री बिल्डिंग हम परचेज करते हैं 20 लाख का, तो ये 20 लाख रुपए हमारी कैपिटल में से तो है नहीं, 20 लाख कैपिटल से तो आने वाले नहीं है। क्या 5 सालों में हमने इतना पैसा कमा लिया है कि इस 20 लाख का फंडिंग जो है वो हमारी रिजर्व से हो जाए? नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो सकता ज्यादातर केस में। सो इन दैट केस फ्रेंड्स, कंपनी विल हैव सच काइंड ऑफ डेट ऑफ रुपीज 15 लाख। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि 15 लाख का कंपनी ने क्या किया, लोन ले लिया। सो इन दैट केस फ्रेंड्स, देखिए कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। कंपनी ना अपनी शेयर कैपिटल से ज्यादा की तो बोरोइंग कर रही है। इन दैट केस इट सीम्स ऑकवर्ड सिचुएशन फॉर द कंपनी, क्योंकि यहां पे होगा क्या, ये 15 लाख का इन्वेस्टमेंट करके कंपनी क्या करेगी, कंपनी यहां पे एक बिजनेस जो अपना अदर यूनिट एस्टैब्लिश हो रहा है वो चालू करेगी, उससे प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ेगी, बट उस प्रॉफिटेबिलिटी में से लोन के ऊपर जो बर्डन है दैट इज व्हाट द इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट पे करना बनता है। तो यहां पे कंपनी क्या करेगी कि कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट कमाएगी, पर उसमें से उसे सर्टेन अमाउंट एज इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये करने की जरूरत नहीं है। ये इंटरेस्ट अगर सेव कर सकते हैं तो कैसे, तो कंपनी की क्रेडिबिलिटी अच्छी होगी, कंपनी अच्छा जा रही है, अच्छा प्रॉफिट दिखा रही है, अच्छा डिविडेंड पे आउट दिया इन 10 लाख वाले शेयर होल्डर्स को, तो कंपनी यहां पे अपने शेयर इश्यू करके अगर कैपिटल रेज करती है तो ये इंटरेस्ट का बर्डन निकल जाता है फ्रेंड्स। और जो कोई भी प्रॉफिट हमारे पास आता है वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है डिविडेंड के तौर पे, या फिर कंपनी अपने फ्यूचर के लिए रिटेंशन कर सकती है रिजर्व के तौर पे। बट कंपनी यहां पे एक लिमिटेशन में है, क्योंकि उसकी ऑथोराइज कैपिटल उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज में 10 लाख रुपए लिखी थी। सो इन दैट केस फ्रेंड्स, ड्यू टू गुड कंडीशन ऑफ बिजनेस, हर बार ये नहीं होता है कि मेमोरेंडम का चेंज कहीं ना कहीं कोई गलत तरीके से करना पड़े। मेमोरेंडम कभी कभी पॉजिटिव रीजन के लिए भी अल्टर करना पड़ सकता है, एंड दिस इज व्हाट द एग्जांपल इज। तो यहां पे मेमोरेंडम अल्टर क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस अच्छा चला, मस्त चल रही कंपनी, और उसे एडिशनल कैपिटल चाहिए, और इस एडिशनल कैपिटल के लिए कंपनी अगर लोन लेती है तो उसके ऊपर फिक्स इंटरेस्ट बर्डन बढ़ता है,
और वो उसे अवॉइड करके अपना खुद का पैसा कमाना चाहती है, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है डिविडेंड के तौर पे या फिर रिटेंशन करके फ्यूचर के लिए पैसे इकट्ठा करना चाहती है, इन दैट केस वो शेयर इश्यू नहीं कर सकते ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ ऑथोराइज कैपिटल। तो मेमोरेंडम को ऑब्वियसली अमेंड करना पड़ेगा और मेमोरेंडम अमेंड करने की प्रोसीजर भी इनको पता होनी चाहिए। सो दिस इज व्हाट द रिक्वायरमेंट इन द पॉजिटिव मैनर, राइट। तो इस तरह कई सारी सिचुएशन आती है, जैसे नेम क्लॉज है तो कंपनी का नाम कहीं किसी के साथ रिजेम्बलेंस में आया और आपको आरओसी से नोटिस आता है कि भाई आपका नाम जो आपने रखा है वो किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम से मिलता जुलता है, तो उस कंपनी ने कंप्लेंट फाइल की है और जो टेनेबल है तो आप प्लीज अपनी कंपनी का नाम चेंज कीजिए। तो अगर आप उस सिचुएशन में होते तो आपको क्या करना पड़ता, नाम चेंज करना पड़ता, राइट। अगर कहीं सब्सिक्वेंटली अमेंडमेंट आता है किसी एक्ट में, किसी लॉ में, किसी कायदे कानून में, इन दैट केस ड्यू टू दैट कायदा कानून और एनी लॉ आपको कहीं ना कहीं ऐसी रिक्वायरमेंट आ सकती है कि आपका कंपनी का जो एग्जिस्टिंग नाम है उसे चेंज करना पड़े, तो यू हैव टू डू दैट। तो ये भी कोई ऐसा चेंज नहीं है कि जो नेगेटिव सेंस में देखा जाए। सो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स टू अमेंड योर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इन द पॉजिटिव मैनर। तो यहां पे हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो वही है कि अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम, राइट। देखिए क्या बात है इसमें। Yes, the procedure for alteration of memorandum, section number 13 of the 2013 Act. अब ये तो इजीली याद रहेगी ना, section 13 2013 बहुत इजी है याद रखने के लिए, आपके चेहरों पे हंसी है, थैंक यू। आगे देखिए, so provide the provision that deals with the alteration of memorandum. The provision says that alteration by special resolution. अब देखिए, it's a very fundamental thing for the company. जब किसी भी कंपनी की बात हम करते हैं तो कंपनी के लिए उसका जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। ऐसे कोई भी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट को अगर आप चेंज करना चाहते हो, अल्टर करना चाहते हो, अमेंड करना चाहते हो, तो आप ऑर्डिनरी एक्टिविटी इसे नहीं कह सकते, इसे एक स्पेशल टास्क कहा जा सकता है। तो इसीलिए आपको ये अपने जहन में रखना है कि इसके लिए आपको कौन सा रिजोल्यूशन पास करना है। सो फ्रेंड्स, इट्स स्पेशल रिजोल्यूशन, आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा। आगे देखिए, आगे आपको बताया कंपनी में अल्टर प्रोविजन ऑफ इट्स मेमोरेंडम विद द अप्रूवल ऑफ द मेंबर्स बाय स्पेशल रिजोल्यूशन। नेम चेंज ऑफ द कंपनी, सो एनी चेंज इन द नेम ऑफ द कंपनी शैल बी इफेक्टेड ओनली विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन राइटिंग। अंडरलाइन कर दीजिए। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट में एक हिडन फैक्ट है। नेम चेंज, समझिए बात को, समझिएगा। यहां पे टॉपिक है चेंज ऑफ नेम। नेम चेंज करने की बारी कब आती है? लॉजिकल है ना कि एग्जिस्टिंग कंपनी है, इट्स नॉट न्यू इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, इट वाज द एग्जिस्टिंग कंपनी। एग्जिस्टिंग कंपनी हो और उस कंपनी का कोई नाम हो, उस कंपनी के नाम को जब आप चेंज करोगे तो चेंज ऑफ नेम बोला जाएगा, अदरवाइज चेंज ऑफ नेम बोल ही नहीं सकते, राइट। तो देखिए, एनी नेम चेंज, अगर आपको नेम चेंज करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटर्न, अंडरलाइन कीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटर्न परमिशन लेना पड़ेगा। बट इसके लिए एक नोटिफिकेशन नीचे जारी किया है 2014 के अंदर, जुलाई में। इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड अंडर 458 ऑफ द कंपनीज एक्ट and in suppression of the notification of Government of India MCA dated 10/7/2012 published in the Gazettes of India explanatory part 3 section 3 subsection 2 wide again notification number dated 10/7/12 insofar as it relates to item number A to B and item number D and E except as respect things done or omitted to be done before such suppression, the central government yani hereby delegates to the ROC the power and function vested in it under this section. अब इतना सारा पढ़ के आप भी मेरी तरह यूं गोल मोल सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ये बताया है, सीधे शब्दों में अगर बोला जाए तो ये बोला है कि आपको क्या करना पड़ेगा, तो अप्रूवल लेना है सेंट्रल गवर्नमेंट से। बट ये नोटिफिकेशन पास ऑन करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स से, एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स के थ्रू ये नोटिफिकेशन पास करवा दिया कि मेरे पास इस पर्टिकुलर चीज के लिए जो राइट था, जो पावर था, ये पावर है, पावर टू
अलाउड, पावर टू अलाउड चेंज ऑफ नेम। ये पावर किनके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोल गया? अपनी जिम्मेदारी डेलीगेट करने के लिए। ये नोटिफिकेशन सिर्फ इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड देखना है आपको, ये पूरा पढ़ने जाओगे दिमाग गोल गोल घूमेगा। आपको यही समझना है, सेंट्रल गवर्नमेंट है एमसीए के थ्रू, यानी कि अपनी एक मिनिस्ट्री के थ्रू एक नोटिफिकेशन जारी करवा दिया, और उस नोटिफिकेशन में ये बोल दिया है कि राइट नाउ आई एम डेलीगेटिंग माय एग्जिस्टिंग पावर टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। दैट्स इट, दैट्स इट। इसका मतलब ये होगा फ्रेंड्स कि अगर आपको नाम चेंज करवाना है तो आपको रिटन सैंक्शन चाहिए। दैट्स ट्रू, रिटन सैंक्शन चाहिए, बट रिटन सैंक्शन ऑफ व्हाट? सेंट्रल गवर्नमेंट, जो एक्ट में लिखा है। बट ड्यू टू दिस नोटिफिकेशन इश्यूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स और कॉर्पोरेट अफेयर्स, तो उन्होंने ये नोटिफिकेशन इश्यू करके बता दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने राइट नाउ ये अपना जो पावर था वो डेलीगेट कर दिया है आरओसी को। और अगर फ्यूचर में इन पब्लिक इंटरेस्ट लगता है कि यहां पे ये डेलीगेशन गलत है या फिर अपोज टू पब्लिक इंटरेस्ट है, तो ये नोटिफिकेशन कैंसिल करके ये पावर फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में ले सकती है। ये इस पैराग्राफ की लास्ट लाइन होगी, राइट। तो यहां पे यही सोचना है कि आपको रिटर्न कंफर्मेशन चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से, बट रिटर्न कंफर्मेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से अब आपको नहीं लेना है। ड्यू टू दिस नोटिफिकेशन नाउ यू हैव टू अप्रोच टू द आरओसी। ओके, तो कंपनी रजिस्ट्रार के पास जाइए, उसे एप्लीकेशन कीजिए। अगर वो एप्लीकेशन आपके चेंज ऑफ नेम की अप्रूव करता है, इन दैट केस वो आपको रिटर्न सैंक्शन दे देगा। और रिटर्न सैंक्शन भी किस बेसिस पे आएगा फ्रेंड्स? वो रिटर्न सैंक्शन आपके पास आएगा नए इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट के साथ आएगा। ओके, तो आपका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट भी अमेंड कर दिया जाएगा, और जिस डेट से ये सर्टिफिकेट इश्यू होगा उस डेट से आपका नया नाम आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरी एक सेक्शन हमने आगे देखी थी फ्रेंड्स, उसमें ये बताया था कि जब पिछले 2 सालों में कभी कभी कंपनी ने अपना नाम चेंज किया हो, तो कंपनी को अपने नए नाम के साथ जो फॉर्मली नोन नाम है उस कंपनी का, उसे वहां पे लिखना होगा। कहीं भी किसी भी साइन बोर्ड पे, किसी भी स्टैम्प के अंदर, किसी भी डॉक्यूमेंट के लेटर हेड पे, कहीं पे भी आप देखें तो अगर पिछले 2 सालों में कहीं ना कहीं कंपनी ने ऐसा कोई नाम चेंज किया है, तो मैंने उस टाइम भी आपको उस वीडियो में भी आपको बताया था कि आप अगर किसी भी तरह कभी भी ये नाम चेंज करते हो तो अगले 2 सालों तक आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर दीजिए। जब भी नाम चेंज किया तो अगले 2 सालों तक आपको पुराना और नया नाम दोनों एक साथ लिखने होंगे, किसी भी साइन बोर्ड के ऊपर, किसी भी ऑफिस के बैनर के ऊपर, या फिर कोई भी लेटर पैड या कोई भी ऑफिस डॉक्यूमेंट के ऊपर, जिससे जो पढ़ने वाला बंदा है वो समझ सके कि जो कंपनी पहले थी वही है, बट सिर्फ नाम चेंज हुआ है, राइट। तो ये प्रोविजन भी हम पढ़ के आए। आगे देखिए, however no such approval shall be necessary where the change in name of the company is only deletion therefrom or addition thereto the word private on the conversion of any one class of the company to another। सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें क्या है कि मान लीजिए कि कोई XYZ प्राइवेट लिमिटेड करके कोई कंपनी फॉर्म करा है। अब इस कंपनी ने बाद में ये सोचा कि अभी ना हमारे पास 2 डायरेक्टर हैं और 2 ही मेंबर हैं। अब कंपनी ने अच्छा बिजनेस किया और कंपनी की ये सोच है कि नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनटू XYZ लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? ये कंपनी अब पब्लिक कंपनी बनना चाहती है, तो यहां पे ये सिर्फ ये प्राइवेट वर्ड डिलीट करने की मैटर में है। So it's not considered or it's not required the written request or written approval from the ROC। यहाँ पे सिर्फ इंटीमेशन जाएगा कि हमने सारी प्रोसीजर कॉम्प्लाई कर दी है कन्वर्जन के रिगार्ड्स में। हमारे पास जो नंबर ऑफ मेंबर्स थे वो 7 सब्सक्राइबर्स कर दिए, हमने मेमोरेंडम अमेंड कर दिया, हमने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन था उसमें भी जो लिमिटेशंस थी वो भी अमेंड कर दी, जो कि हमने आगे देख के आया है कि कुछ लिमिटेशन रहती है पब्लिक कंपनी के केसेस में। प्राइवेट कंपनी के लिए कुछ लिमिटेशंस है, अगर प्राइवेट से पब्लिक होना है तो वो लिमिटेशन रिस्ट्रिक्शंस आर्टिकल से हटाने होंगे, तो वो सब अमेंड करके आप सिर्फ इंटीमेट कर दीजिए। अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, इसे चेंज ऑफ नेम में एक एक्सेप्शन माना जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास द चेंज ऑफ नेम शैल नॉट बी अलाउड टू अ कंपनी व्हिच हैज डिफॉल्टेड इन फाइलिंग इट्स एनुअल रिटर्न और द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनी डॉक्यूमेंट ड्यू फॉर फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार और which has defaulted in payment of matured deposit or debenture or interest on the deposit or debenture।
तो आप कंपनी का नाम अगर चेंज करना चाहते हो तो सबसे पहली ये बात है कि आपका जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है वो क्लीन होना चाहिए। क्लीन होने का मतलब ये है कि कभी भी आरओसी को जो डॉक्यूमेंट, जो रिटर्न या जो कोई भी अदर प्रोसीजरल कॉम्प्लायंसेस आपको करने थे उसमें कभी भी वो कंपनी जिसका नाम चेंज हो रहा है वो डिफॉल्टर नहीं होनी चाहिए। दूसरी एक बात ये कि कई बार होता है कि मैच्योर डिपॉजिट, मैच्योर डिबेंचर और मैच्योर इंटरेस्ट जो कि पेएबल होता है वो अगर किसी कंपनी ने ड्यू पीरियड में पे नहीं किया अपने शेयर होल्डर को या डिबेंचर होल्डर को या डिपॉजिटर्स को, तो उस बेसिस पे वो डिफॉल्टर है और उस डिफॉल्टर को चेंज करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ओके, इनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। आगे देखिए, एंट्री इन रजिस्टर ऑफ द कंपनी। सो on any change in the name of company, the registrar shall enter the new name in the register of companies in place of old name and issue a fresh certificate of incorporation with the new name, and change in the name shall be complete and effective only on issue of such certificate। मैंने अभी आपको बताया कि आरओसी ये रिटर्न कंफर्मेशन तो देगी, साथ में आरओसी को क्या करना पड़ेगा, साथ में आरओसी को आपका नया बर्थ सर्टिफिकेट, व्हाट डज वी कॉल, तो वो हम बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। तो वो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट हमें यानी कि आरओसी के पास से हमें लेना होगा जो कि फ्रेश इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट होगा। और ये चेंज इफेक्टिव किस डेट से माना जाएगा, तो जिस डेट से वो सर्टिफिकेट इश्यू किया है वहां पे एक डेट लिखी रहती है। आगे, चेंज इन द रजिस्टर ऑफिस। देखिए अब तो चेंज इन द रजिस्टर ऑफिस का मतलब क्या है, रजिस्टर ऑफिस किसी ना किसी जगह पे, ये भी एक हमारा मेमोरेंडम का क्लॉज है फ्रेंड्स। मैंने अभी आपको बताया कि मेमोरेंडम में कई सारे क्लॉजेस हैं जिनको हमें टाइम टू टाइम हमें करना होता है। तो यहाँ पे रजिस्टर ऑफिस चेंज करने की बात है, तो रजिस्टर ऑफिस चेंज होने की बात है। देखिए, द अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम रिलेटिंग टू द प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट another shall not have any effect unless it is approved by central government on an application in such form and a manner as may be prescribed। अब देखिए, अंडरलाइन कीजिए, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। आगे, चेंज ऑफ रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी। आगे देखिए फ्रेंड्स, हमने कुछ दिनों पहले ही ये चेंज ऑफ रजिस्ट्रेशन का रजिस्टर ऑफिस का पॉइंट दिया था, जिसमें हमने ये बताया था कि जब भी कोई चेंज होता है रजिस्टर ऑफिस के अंदर तब हमें उसका इफेक्ट लेना पड़ता है और उसमें परमिशन लेनी पड़ती है। तो वहां पे वो परमिशन के लिए, यस वेट अ मिनट, वो था हमारा पेज नंबर 6.23। यस, 6.23 के अंदर रजिस्टर ऑफिस में 15 डेज की बात थी और नो डिक्लेरेशन विद रजिस्ट्रार और लेबलिंग अफिक्सिंग नेम नहीं, अप्रूवल की बात थी। चेंज ऑफ रजिस्टर ऑफिस आउटसाइड, यस, पेज नंबर 6.24 के ऊपर, 6.24 के ऊपर, जिसमें पहली बात ये थी कि मैंने बताया था कि ये एक एरिया है जिसमें कोई आरओसी या फिर जो रजिस्ट्रार है उसका ज्यूरिसडिक्शन है। ओके, तो यहां पे मैं एक सिटी की बात अगर मैं करता हूं, सिटी की बात भी हमने पहले की थी कि कोई सिटी या किसी टाउन या किसी विलेज में किसी और एड्रेस पे अगर आप शिफ्ट होना चाहो तो आपको सिर्फ इंटीमेशन देना है विद इन 15 डेज। तो वो इंटीमेशन देने के बाद खत्म हो जाती बात, वहां पे कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। मैंने वहां पे ये बोला था कि मान लेते हैं कि हम पुणे में कहीं पे यहाँ पे एक ऑफिस होल्ड करते हैं और इस ऑफिस को हमने बंद कर दिया और पुणे के ही जो लीगल जुरिस्डिक्शन है उसी के अंदर हमने कहीं पे यहाँ पे नया ऑफिस डाल दिया। तो यहाँ पे सिर्फ 15 दिनों में आरओसी को इंटीमेट कर दिया जाएगा कि हमने चेंज किया ऑफिस और वो एक ही टाउन में है, एक ही सिटी में है, एक ही विलेज में है, सिर्फ एड्रेस चेंज किया गया, यानी कि कोई कॉम्प्लेक्स चेंज किया है या फिर कोई पर्टिकुलर रेसिडेंशियल एरिया या कॉमर्शियल एरिया हमने चेंज किया, दैट्स इट, बस सिर्फ इतना ही। हाँ, दूसरा पॉइंट था, यानी कि यहाँ पे दूसरा पॉइंट हमारे पास था कि उस सिटी से बाहर जाना, यानी कि मान लेते हैं कि ये है पुणे और हमने यहां बंद करके यहां चालू किया, राइट। तो ये जो सेकंड एग्जांपल मैं लेने जा रहा हूं उसमें बड़ा सर्कल जो है ना वो हर एक आरओसी का एक ज्यूरिसडिक्शन होता है। उस आरओसी के किसी और ज्यूरिसडिक्शन में, यानी कि यहां से हमने ऑफिस यहां शिफ्ट किया, तो इसका मतलब ये है कि ये है सिटी और इस सिटी से हमने बाहर शिफ्ट किया, तो वी हैव टू इंटीमेट टू द आरओसी।
आरओसी को इंटीमेशन देना पड़ेगा, बट फिर भी देखिए हमने जो रजिस्ट्रार का जुरिस्डिक्शन है वो जुरिस्डिक्शन चेंज नहीं किया। देखिए पेज नंबर आपके पास 6.24 है, उसमें ये बताया है कि when the company changed the place of its registered office from the jurisdiction of one registrar to jurisdiction of another registrar within same state, such change is to confirm by the regional director, है कि नहीं? और उसके ऊपर आपको ये मिलेगा कि चेंज बाय पासिंग द स्पेशल रिजोल्यूशन, तो जब किसी एरिया में लोकल लिमिट के अंदर ही आपका चेंज होता है तो आपको सिर्फ इंटीमेशन देना है रजिस्ट्रार को। तो अब देखिए मैं तीसरा चेंज आपको बता रहा हूं, ये है ROC 2, ये है ROC 1। मैं यहां पुणे की इस जगह से शिफ्ट कर रहा हूं किसी और ROC में, बट ये मेरा स्टेट जो है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, डज नॉट चेंज। तो इनके बीच में मैंने आपको ये बताया था, इस तरह मैंने कुछ लिखा था कि रीजनल डायरेक्टर आरडी होता है, ये कंपनी होती है, इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन होना है। आरडी को इंटीमेट करो, अप्लाई करो, आरडी आपका अप्रूवल देगा। उसमें मैंने यहाँ पे डेज लिख के दिए थे कि कंपनी को आरडी को कितने दिनों में इंटीमेट करना और आरडी उसका जवाब कितने दिनों में देगा, फिर कम्युनिकेट होगा कंपनी के पास और कंपनी फिर से आरओसी को इंटीमेट करेगी, राइट। तो यहाँ पे जब हम सेम स्टेट में रहना चाहते हैं और उसी स्टेट के किसी और रीजनल जुरिस्डिक्शन में जाना चाहते हैं कि जो अदर आरओसी के अंदर आता है, तो वहां पे आरडी का अप्रूवल लेना पड़ेगा और आरडी के अप्रूवल के बाद हम ये चेंज कर सकते हैं। अब बात क्या आती है, तो हम महाराष्ट्र से लेके सीधे गुजरात जाते हैं, गुजरात में आना है, तो यहां से मान लीजिए पुणे, यानी अपना ये जो टाटा का प्लांट आया ना, वो महाराष्ट्र, एक्चुअली महाराष्ट्र में वो वेस्ट बंगाल से हमने उठाया था, राइट। तो वेस्ट बंगाल से उसे उठा के सीधा हमने गुजरात में डाल दिया, साणंद में। तो वहां पे मान लीजिए कि कंपनी ने उसी टाइम पे, अब फॉर एग्जांपल लेते हैं कि महाराष्ट्र से सीधे गुजरात में ला रहे हैं और गुजरात के किसी साणंद एरिया में, यानी कि ये भी किसी आरओसी में आता है, आरओसी नंबर 3। तो यहां पे देखिए फ्रेंड्स, महाराष्ट्र से सीधे गुजरात में आना मतलब कि आपका पूरा स्टेट चेंज हो रहा है। मैंने उस टाइम पे आपको नहीं बताया था कि जब स्टेट चेंज करना है तो आपको क्या करना होगा, और क्योंकि वो टॉपिक यहाँ पे कवर अप होता है, तो हम ये देख क्या है कि अगर कोई एक ही सिटी में चेंज होना है, एक ही रजिस्ट्रार के एरिया में चेंज होना है, एक रजिस्ट्रार से दूसरे रजिस्ट्रार में जाना है, बट सेम स्टेट। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आना है। तो देखिए अब फिर से हम हमारे पुराने टॉपिक पे वापस जाएंगे, वहां पे लिखा है कि चेंज इन द रजिस्टर ऑफिस के लिए देखिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर जाना है तो हमें किसका अप्रूवल लेना पड़ेगा, तो वो है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन एन एप्लीकेशन इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। Dispose of the application of change of place of register office. So central government shall dispose the application of change of place of register office within a period of 60 days. वही आरडी के केस में था फ्रेंड्स, पुराने केस में रीजनल डायरेक्टर के केस में भी 60 दिन थे, यहाँ पे भी 60 दिन है। इट मेक्स नो डिफरेंस फ्रेंड्स, राइट। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाने के बाद आगे देखिए क्या करना है। Before passing an order, central government may satisfy itself that alteration has consent of the creditors, debenture holders and other persons concerned with the company। अब देखिए यहाँ पे रजिस्टर ऑफिस जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो उसका जुरिस्डिक्शन चेंज होता है, और वो जुरिस्डिक्शन चेंज होना माने कि उसका पूरा न्याय क्षेत्र यानी कि कोर्ट का भी जुरिस्डिक्शन चेंज होगा फ्रेंड्स। अब इसके कारण यहाँ पे क्रेडिटर्स या फिर डिबेंचर होल्डर्स, इनको अगर इफेक्ट होती है इस चेंज से, तो सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट इनकी राय जानेगा और बोलेगा कि भाई किसी को कोई प्रॉब्लम है, अगर ये कंपनी महाराष्ट्र से गुजरात चली जाए तो अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो अपना जो अपोज है वो यहां पे फाइल करवाए। आगे देखिए, द सफिशिएंट provision has been made by the company either for the due discharges of all its debts and obligation। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो कंपनी के पास सेंट्रल गवर्नमेंट की शो कॉज नोटिस जाएगी और वहां पे बोला जाएगा कि देखिए भाई इतने क्रेडिटर्स हैं, सभी ने नहीं अपोज किया है, बट कुछ गिने चुने क्रेडिटर्स से, डिबेंचर होल्डर्स से कोई ऐसे पर्सन है
कि जिनके अगेंस्ट में आपकी कुछ लायबिलिटी बनती है, तो उन्होंने जैसे ऑपोज फाइल करवाया है तो आप या तो उन्हें पे कर दीजिए, तो वो तो निकल गए ना, निकल गए पतली गली से, अब उनका कोई टेंशन नहीं लेना है। बट अगर आप उसे एग्जिस्टिंगली पे नहीं करना चाहते, सो व्हाट यू कैन डू, यू शुड प्रोवाइड सम सिक्योरिटी। आप उन्हें कोई सिक्योरिटी अरेंज करके जाइए कि भाई देखिए हम यही है, कहीं नहीं जाने वाले, सिर्फ हमने स्टेट चेंज किया है, वो भी हमारी ऑपरेशनल डिफिकल्टीज के लिए या फिर बेटर एफिशिएंसी को हम मतलब कि अपग्रेड करना चाहते हैं, तो हमने ये चेंज किया है। तो आपको हम सिक्योरिटी के तौर पे ये चीजें लिख के जा रहे हैं कि भाई इतना हमारा आपके पास सिक्योर रहेगा, राइट। तो ये सिक्योरिटी यहां से कंपनी के पास से ली जाएगी जो डिसेंडिंग डिबेंचर होल्डर्स या क्रेडिटर्स या और कोई भी लायबिलिटी है। आगे देखिए पॉइंट नंबर 3, एडिक्वेट सिक्योरिटी हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर सच डिस्चार्ज। वही बात है, इतना सेटिस्फाई होने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ये अलाउड करेगी, ठीक है भाई जाइए आप महाराष्ट्र से गुजरात में चले जाइए। बट एक चीज यहां पे सोचिएगा, एक चीज यहां पे ये होती है कि फ्रेंड्स अगर ये महाराष्ट्र के किसी आरओसी में पड़ी है तो स्टेट गवर्नमेंट को फायदा है। समझ लीजिएगा मेरी बात को, स्टेट गवर्नमेंट को एम्प्लॉयमेंट में फायदा था, स्टेट गवर्नमेंट को जो लोकल टैक्सेस कलेक्ट करने थे वो भी इनकी इनकम में जा रहे थे। अब नाउ द कंपनी शिफ्टेड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, इन दैट केस फ्रेंड्स स्टेट इज गोइंग टू फेस सम डिफिकल्टीज in case of employment as well as their local tax income। तो क्या इस पर्टिकुलर ट्रांसफर में स्टेट गवर्नमेंट इसका अपोज कर सकता है या नहीं? सो द आंसर इज नो। स्टेट गवर्नमेंट इस डिसीजन में अपनी रेवेन्यू को सेव करने के लिए इसका अपोज नहीं कर सकता। ये एक लॉजिकल आंसर है फ्रेंड्स, और इस लॉजिकल आंसर को आगे कहीं ना कहीं आपकी बुक में कवर अप किया भी है। देखिए आगे आपको ये फिर से एक नोटिफिकेशन दे दिया फ्रेंड्स। देखिए इस नोटिफिकेशन में आपको ये बताया है कि एक्सेप्ट एज रिस्पेक्ट थिंग्स डन और ओमिटेड टू बी डन बिफोर सच सप्रेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट हियरबाय डेलीगेट्स टू द आरडी एट मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नोएडा, अहमदाबाद, हैदराबाद एंड शिलोंग द पावर एंड फंक्शंस वेस्टेड इन इट अंडर द फॉलोइंग सेक्शन। यानी कि अब यहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने दामन से ये चीज छुड़ा ली। जैसे आगे के केस में बोल दिया था कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं आरओसी में जाना है नेम चेंज के लिए, दैट्स गुड। अब यहां पे इन्होंने फिर से पल्ला झाड़ लिया, बोल दिया कि हमने आरडी अपॉइंट करके रखे हैं, इतनी जगहों पे हमारे आरडी है, आप इन्हीं से मिल लीजिए, इनका अप्रूवल ले लीजिए, हमारे पास आने की जरूरत नहीं। यानी अगेन जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड है वहां पे इस नोटिफिकेशन के थ्रू आपको रीजनल डायरेक्टर को ही मिलना है, और रीजनल डायरेक्टर की ऑफिस कहां पे इन्होंने असाइन की है, तो ये की है मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नोएडा, अहमदाबाद एंड हैदराबाद एंड शिलोंग। इतने एरिया के रीजनल डायरेक्टर्स जो कि आपके पर्टिकुलर रीजनल में, यानी इनको जितना जुरिस्डिक्शन आपने मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलॉट किया है उतने जुरिस्डिक्शन वालों को पर्टिकुलर आरटी को मिलना पड़ेगा और उनसे अप्रूवल लेना है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट। आगे देखिए, so filing with registrar, a company shall in relation to any alteration of its memorandum filing with registrar a special resolution passed by, again it's a matter of what special consideration। so कौन सा resolution पास होगा फ्रेंड्स? स्पेशल resolution ही पास होना चाहिए। आगे approval of central government under subsection 2 if the alteration involves any change in the name of company and filing to be certified copy of order with the registrar of the states। तो यहाँ पे आरडी के पास से जैसे ही आप क्या लोगे, परमिशन लोगे, सैंक्शन लोगे, तो उस सैंक्शन को क्या किया जाएगा, उस सैंक्शन को दोनों आरओसी को दे दिया जाएगा। एक जिससे आप अपना दामन छुड़ा रहे हो और एक जिसका दामन आप पकड़ रहे हो। जैसे गुजरात में शिफ्ट होना है तो गुजरात के आरओसी को भी आपको वही आरडी का लेटर फॉरवर्ड करना है, राइट। तो when alteration of the memorandum results in the transfer of register office of a company from one state to another, certified copy of order of central government approving alteration shall be filed by the company with the registrar of each of the state within such time and in such manner as may be prescribed, who shall register the same। तो यहाँ पे दोनों आरओसी को हमें ये देना होगा, राइट।